हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम आ गए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का गेस्ट पेपर लेकर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर एक यूनिवर्सिटी को साथ लेके चलने वाली हूँ यहाँ पर। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी ड्यू की है, इग्नू से हो, एमड्यू से हो, आईपी से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, पंजाब की कोई यूनिवर्सिटी है या एमपी की कोई यूनिवर्सिटी है, तो सबके लिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर है। इसमें काफी सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी। अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा लगते हैं तो आप क्या करना, 2025 के कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो बना हुआ है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग वही कर लेना अगर जिनको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने। बट जो मैं यहाँ पे सारा डिस्कस करने वाली हूँ वो आपको एक बार सुनना जरूर है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, फ्लो चार्ट सब बने हुए हैं। और ये आपका प्रॉपर इसके अंदर क्या क्या रहेगा वो मैं बता देती हूँ। प्रॉपर सारी थ्योरी रहने वाली है, इसके अंदर फॉर्मूले भी हैं, इसके अंदर फॉर्मेट भी हैं, और इसके अंदर सब कुछ है। और मैं कोशिश करूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक प्रैक्टिकल के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, अगर टाइम मिला तो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वैसे तो बना रखा है मैंने, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट भी कराया था। तो सिलेबस वाला वन शॉट जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी लेटेस्ट ही है, कोई कोई पुराना नहीं है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया गया। आप ये मत सोचो कि 8 महीने पहले का वीडियो है या 1 साल पहले का वीडियो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। न्यू सिलेबस यानी कि जो आपका सिलेबस रिवाइज हुआ था उसके बाद ये सारी वीडियोस बनी है। हमारे चैनल पे, अपने चैनल पे जितनी भी वीडियोस बनी है वो सारी आपके सिलेबस चेंज होने के बाद ही बनी है, तो आप देख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगर कुछ चेंज होता तो मैं ऑलरेडी बता देती। तो आप वन शॉट वो देख लेना सिलेबस वाला, और साथ में जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो आप कर लो, ठीक है। साथ में कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी मैं आपको अभी बीच बीच में, जो प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। बट जो इग्नू वाले बच्चे हैं वो थ्योरी भी अच्छे से करके पास हो सकते हैं, ठीक है। और रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल साथ साथ बताऊंगी। 3-4 क्वेश्चन जैसे कि कॉस्ट शीट हो गया, मशीन आर रेट हो गया, ये आप नोट कर लो। मशीन आर रेट हो गया, लीफो फीफो हो गया, कॉस्ट शीट हो गया आपका, ठीक है, प्रोसेस अकाउंट होगा। तो ये 3-4 अकाउंट के ना फॉर्मेट फॉर्मेट देख लो। और जो इग्नू वाले बच्चे हैं वो ना अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल जरूर जो देख के जाना, ठीक है, ताकि मतलब अगर सेम डिट्टो क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप कर पाओ, ठीक है। तो जिनको प्रैक्टिकल में दिक्कत होती है उनके लिए, और जिनको प्रैक्टिकल में दिक्कत नहीं है वो तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, काफी टाइम से उन्होंने नोट्स ले लिया और मुझे बताते हैं कि मैम हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं और हमने प्रैक्टिस भी कर लिया है, नोट्स पढ़ लिए हैं, अब बस गेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी है हर बच्चा अपना शेयर करता है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो बिल्कुल मिल जाएगा, व्हाट्सअप करके, पेड होगा। अभी रात तक ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हो। 99 रुपीज का ऑफर है, जो कि सिर्फ रात 12 बजे तक ही है। जो भी सब्जेक्ट का लेना है अभी ले लो, कल से फिर से वही प्राइस 120 हो जाएंगे, ठीक है। तो 99 में कॉम्बो मिल रहा है जिसमें आपको ये पीडीएफ में मिलेगी, और साथ में आपके बुक के जो शॉर्ट समरी वाले नोट्स हैं वो भी मिल रहे हैं। तो ये इससे बढ़िया ऑफर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इंटीग्रल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इंटीग्रल अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल, मतलब ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग ट्रांजेक्शन इन वन सेल्फ कंटेन लेजर। मतलब एक ही कंटेन लेजर में, मतलब एक ही लेजर के अंदर दोनों की रिकॉर्डिंग होती है, किसकी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की भी और कॉस्टिंग ट्रांजेक्शन की भी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रल लेजर भी बोलते हैं। इट इम्प्लाइज मेंटेनेंस ऑफ ओनली वन सेट ऑफ बुक ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट। यानी कि आपको फाइनेंशियल अकाउंट बनाना है, कॉस्ट अकाउंट का खाता बनाना है, तो आप क्या करते हो, एक ही सेट में बनाते हो, यानी कि एक ही बुक में आप इसको मेंटेन करते हो। द टर्म इंटीग्रल अकाउंट रिलेट्स टू अ सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, हम इसको बोलते हैं। ओनली वन सेट ऑफ बुक इज केप्ट, वन प्रॉफिट फिगर जनरेटेड। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉफिट जनरेट होता है, क्योंकि हम दोनों को यहाँ पे जो है एक साथ करते हैं, तो प्रॉफिट भी एक ही शो होता है। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल लेजर इज यूज फॉर द फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल पर्पस। जो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल लेजर से मिलती है, उसको हम कहाँ इस्तेमाल कर पाते हैं, इज यूज फॉर बोथ, फाइनेंशियल में भी यूज कर पाते हैं और मैनेजरियल पर्पस में भी इसको यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन इंटीग्रल। तो नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम वो वाला सिस्टम है नॉन इंटीग्रेटेड, यानी कि टू डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है, आर मेंटेन फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस। नहीं समझ आया, मैं समझाती हूँ। यानी कि जब आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो अलग मेंटेन होता है,
यानी कि फाइनेंशियल का खाता अलग बनता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का खाता अलग बनता है, ठीक है, अलग अलग मेंटेन होते हैं, तो उसे नॉन इंटीग्रेटेड बोलते हैं, ठीक है। इसका ये फ्लो चार्ट बना है, पेपर में बनाए बनाए बिना मत आना, जरूर बना के आना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छा खासा फ्लो चार्ट बना हुआ है। अकाउंटिंग सिस्टम इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रेट, इंटीग्रल इंटीग्रल में आता है कॉमन सेट ऑफ बुक्स होती है, फाइनेंशियल कॉस्ट एक साथ बनाया जाता है, नॉन इंटीग्रल में अलग अलग बनाया जाता है, बस ये फर्क है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स, ठीक है, इंटीग्रल में एक ही और नॉन इंटीग्रल में दोनों अलग अलग, इसका डिफरेंस समझो। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, सेपरेट अकाउंट मेंटेन होते हैं, कॉस्ट का भी, फाइनेंशियल का जो अभी समझाया। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, अंडर इट सेपरेट अकाउंट आर नॉट मेंटेन, इसमें कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाते, एक ही अकाउंट बनाते हैं फाइनेंशियल के लिए और कॉस्ट के लिए। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस कॉस्ट आर मेंटेन डिफरेंट कॉस्ट लेजर, यानी जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं वेरियस कॉस्ट की, वो किस पे होती है, मेंटेन डिफरेंट कॉस्ट लेजर पे होती हैं। जबकि इंटीग्रेटेड में क्या होता है, डिफरेंस सब्सिडीज लेजर आर प्रिपेयर फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिकंसिलेशन की अगर मैं बात करूं, अंडर इट इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। देखो भाई ऐसा है, रिकंसिलेशन तो ये करना पड़ता है क्योंकि हमारे बैलेंस में जो है थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, तो हमें उसको रिकंसाइल करना पड़ता है। और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में इसलिए होता है क्योंकि दो अलग अलग खाते बन रहे हैं। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर अ रिकंसिलेशन, इसमें जरूरी है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का बनाना, क्योंकि जो रिकंसाइल करता है हमारे प्रॉफिट को बिटवीन द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ बीच के एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें रिकंसाइल करना ही पड़ता है। जबकि इंटीग्रेटेड में क्या होता है, इट इज नॉट नेसेसरी, कोई नेसेसरी नहीं है आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो एक साथ दिखा देता है, ठीक है, अलग अलग नहीं होता। तो आप इस तरीके से इसको बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड। अब आपके पेपर में हो सकता है कि शॉर्ट नोट में रेंट, सिर्फ डायरेक्ट ओवरहेड ना पूछ के डायरेक्ट रेंट पूछ लिया, तो ये इसी का पार्ट है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके आए तो आप कर सको, ठीक है, मैं इस तरीके से भी समझा रही हूँ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड क्या है, ओवरहेड्स आर बिजनेस कॉस्ट, ये हमारी बिजनेस की कॉस्ट है, दैट आर रिलेटेड टू द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। हमारा जो बिजनेस रन हो रहा है, डे टू डे के जो खर्चे आ रहे हैं, कॉस्ट जो लग रही है, उसको हम ओवरहेड बोलते हैं। अनलाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओवरहेड कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंस्टीड दे सपोर्ट द ओवरऑल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ये हमारे को जो हमारा ओवरहेड है, ऐसा नहीं है सिर्फ हम खर्चा खर्चा कर रहे हैं, हमें फायदा नहीं मिलेगा, फायदा मिलेगा, रेवेन्यू भी जनरेट करेगा, और वो तभी होगा जब हम खर्च करेंगे। आज हम कोई प्रोडक्ट बनाने पे, प्रोडक्शन करने पे, रॉ मटेरियल बहुत सारे सामान लाएंगे, तो ही सामान बन के रेडी होगा और बिकेगा और पैसा आएगा। ओवरहेड कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं, सबसे पहला आता है रेंट। रेंट आपको देना पड़ता है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो आपको वहां पे रेंट तो देना ही पड़ता है, ठीक है। और रेंट जो है आपका मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, वो आपके टेनांट के एग्रीमेंट पे या लैंडलॉर्ड पे डिपेंड करता है किस प्रकार आपको देना है, ठीक है। और नेगोशिएशन हो जाती है, रिड्यूस भी हो जाता है, रेंटल चार्जेस जो भी होते हैं पहले से आपका बात हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर कॉस्ट रिलेटेड टू द नॉर्मल रनिंग ऑफ द बिजनेस एंड मे इंक्लूड्स कॉस्ट इनकर्ड इन पेइंग सैलरी टू अ रिसेप्शनिस्ट हो गया, अकाउंटेंट, क्लीनर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ये। मतलब इसमें क्या होता है कि हम जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, नॉर्मल रन करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है, जैसे कि हमने अपने रिसेप्शनिस्ट को, वर्कर को, एम्प्लॉय को, अकाउंटेंट को, क्लीनर को जो सैलरी दी है, वो सब, सच कॉस्ट आर ट्रीटेड एज ओवरहेड। इन सारी कॉस्ट को हम ओवरहेड एज अ कंसीडर करते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और ये सब करना ही पड़ता है क्योंकि बिजनेस अगर चलाना है तो ये सब आता है। इसके एग्जांपल्स दिए गए, कॉस्ट में इंक्लूड ऑडिट फीस आती है, लीगल फीस हो गई, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, एंटरटेनमेंट की कॉस्ट आ गई, ये सब पॉइंट्स इसमें आते हैं। अब इसके ना डब्बे को समझो, यानी कि बॉक्स समझो, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर बना के आना। क्लासिफिकेशन किया गया, बंटवारा किया गया है ओवरहेड को, तीन अलग अलग सब कैटेगरी में बांटा गया, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर एंड अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट। फंक्शन की बात करूं तो इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड आते हैं, प्रोडक्शन के जितने खर्चे हैं वो सारे फंक्शन वाले में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया, सेलिंग ओवरहेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कि पहले आपने प्रोडक्शन किया, फिर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे किए, फिर आपने उसी सामान को सेल किया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो सारे फंक्शन के बिहाफ पे आते हैं। और बाय बिहेवियर में आता है फिक्स ओवरहेड, और एक होता है वेरिएबल। फिक्स मतलब जो चेंज नहीं हो सकते, वेरिएबल जो चेंज हो सकते हैं। बाय एलिमेंट में आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। फिक्स ओवरहेड क्या होता है, फिक्स ओवरहेड यानी फिक्स खर्चे हैं, चेंज नहीं हो सकते, जैसे कि सैलरी, रेंट, प्रॉपर्टी के टैक्सेस, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, इसको आप नहीं बदल सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, मतलब ये कांस्टेंट रहते हैं आपके मंथ के अकॉर्डिंग और जल्दी से चेंज नहीं होते। वेरिएबल में क्या होता है, ये चेंज हो जाते हैं, मतलब आपके बिजनेस की एक्टिविटी के लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप आज प्रोडक्शन करोगे तो आपका रॉ मटेरियल भी चाहिए, फ्यूल लगेगा, बहुत कुछ यूज होगा, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन कम कर दोगे, बंद कर दोगे, तो आप खर्चा आएगा नहीं। सेमी वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, किस किस का, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का, दोनों को कंबाइन कर दो तो सेमी वेरिएबल बनता है, ठीक है।
कुछ कैरेक्टरिस्टिक फिक्स के होते हैं, कुछ वेरिएबल के होते हैं, ठीक है, और ये फ्लक्चुएट भी करता रहता है, कभी कभी फिक्स रहता है। प्रोडक्शन ओवरहेड नाम से ही क्लियर है, इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं। तो अगर पेपर में आपके शॉर्ट नोट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सप्लेन करने को आ गया तो आप प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। प्रोडक्शन यानी कि जो आप प्रोडक्शन करते वक्त जो खर्चे होते हैं वो सारे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अभी ऊपर बताया मैंने आपको। सेलिंग ओवरहेड्स मतलब यहाँ पर क्या है कि ये सेल करने के लिए जो खर्चे आ रहे हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ सेलिंग फंक्शन, द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी रिलेटिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेट डिमांड फॉर कंपनी, कंपनी के प्रोडक्ट की जो डिमांड आ रही है वो सिक्योर करने ऑर्डर, ये सब पे खर्चा करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि आपकी एक सीक्वेंस चलती है जो कि स्टार्ट होती है मेकिंग द पैक प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर डिस्पैच एंड एंड विद मेकिंग रिकंडीशनर रिटर्न एम्प्टी पैकेज अवेलेबल फॉर रीयूज, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार से आप अपने प्रोडक्ट को जो है पैक करोगे फिर उसको आगे भेजोगे। इनडायरेक्ट मटेरियल आता है जो कि आपका आता है सम मटेरियल आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कुछ मटेरियल हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं विच कैन नॉट ट्रेस इन द एंड प्रोडक्ट, और हम उसको ट्रेस नहीं कर पाते एंड प्रोडक्ट। अगर नहीं समझ आया तो एक और डेफिनेशन है, मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट, जो हमारे एंड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर की अगर मैं बात करती हूँ तो इनडायरेक्ट लेबर में आता है आपका सम लेबर आर एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग द वर्कर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, द लेबर आर नॉट परमिटेड टू एंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस डायरेक्टली। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी मदद करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, नाम से ही क्लियर है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ये ऐसे खर्चे हैं जो कि होते रहते हैं बट डायरेक्टली नहीं है। सम एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इनकर्ड करती है इन ऑर्डर टू द रन द बिजनेस बट नॉट कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, बट ये हमारे प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है लेकिन ये करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग तो ऑलरेडी मैं आपको काफी बार करा चुकी हूँ, ठीक है। तो टाइम कीपिंग समझो तो व्हेन द, सबसे पहले बात करते हैं टाइम कीपिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा टाइम कीपिंग यानी वर्कर के आने का, फैक्ट्री में आने का और जाने का टोटल टाइम जो स्पेंड करता है ना, वो टाइम कीपिंग होता है। व्हेन द अराइवल एज वेल एज द डिपार्चर टाइम ऑफ द लेबर इज रिकॉर्डेड, वही बात लिखी आ गई, जब वो आया और जब वो गया दोनों के टाइम को रिकॉर्ड करो और उसके बाद देखो कि उसने कितनी देर टाइम स्पेंड किया। वेयर द टाइम आर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेट पर्सन इन द नेम ऑफ द टाइम कीपर is appointed who head the time keeping department. The purpose of this department is to provide timely information, यानी कि ये किस लिए हम रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमारा पर्पस क्या है टाइम डिपार्टमेंट की, सॉरी टाइम कीपिंग की रिकॉर्डिंग करने का, एम्प्लॉइज के बारे में जानना, क्योंकि हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आगे प्रोवाइड करनी होती है पेरोल डिपार्टमेंट को, ठीक है, जो कि असिस्ट करते हैं उनको दिहाड़ी कितनी देनी है, ठीक है। कुछ फायदे और बेनिफिट्स भी हैं इसके। इट हेल्प इन असेसिंग एंड कंट्रोलिंग द ओवर टाइम एंड इंश्योर दैट द प्रोडक्शन इज डन विद इन द बजटेड टाइम। इससे क्या होता है, अगर हम टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल टाइम में हमें कितने में काम कराना था और वर्कर ने कितना टाइम हमारी कंपनी को दिया, फैक्ट्री को दिया। पेरोल इज स्मूथली मैनेज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर टाइम कीपिंग। प्रॉपर टाइम कीपिंग से पेरोल भी स्मूथली रन करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो टाइमली और इफेक्टिवली रिपोर्ट तैयार कर पाता है। इट हेल्प वर्कर टू द डिसिप्लिन एंड कीप देम मोटिवेटेड एट द सेम टाइम। इससे क्या होता है, वर्कर भी को भी मदद मिल पाती है, वो डिसिप्लिन में रहता है और हम लोग भी आगे मोटिवेट रहते हैं और वो भी मोटिवेट रहता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। टाइम कीपिंग के कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला आता है मैनुअल। एक होता है मैनुअल, मैनुअल का सब कैटेगरी होती है टोकन और डाइस मेथड, और सेकंड आता है अटेंडेंस रजिस्टर मेथड जिसको हम मस्टर रोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके अंदर आता है डाइस टोकन मेथड। एट द चांस ऑफ मैनिपुलेशन आर एक्सट्रीमली हाई, रीजनेबल केयर शुड बी टेकन इन excising the system, thus it's suitable only in the case of small organization with there is number of employees are less, जहां पे number of जो कम होते हैं ना employees, वहां पे टोकन मेथड चलता है। यूनिक यूनिफिकेशन नंबर होता है जो कि एलोकेट किया जाता है हर एक वर्कर को, एंड द सेम इज पुट ऑन टोकन पे लिख दिया जाता है या डिस्क पे लिखा जाता है, और फिर वो जो होता है विच आर हंग ऑन द फैक्ट्री गेट पे वो लगा देता है। अटेंडेंस रजिस्टर में तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इस मेथड में क्या है कि रिकॉर्डिंग होती है उसके आने और जाने के टाइम्स की के बारे में लिखा जाता है। मैकेनिकल मेथड्स में आता है जैसे टाइम रिकॉर्डिंग, क्लॉक मेथड, डायल रिकॉर्डर, की रिकॉर्डर एंड डायल रिकॉर्डर्स। इसमें क्या होता है कि टाइम रिकॉर्डिंग नाम से क्लियर है। क्लॉक मेथड होता है यानी कि इसके अंदर हुआ क्या, क्लॉक कार्ड बियरिंग एन आइडेंटिफिकेशन नंबर वर अलॉटेड, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको हर एक वर्कर को अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से डायल रिकॉर्डर एंड की रिकॉर्डर में आता है, इसके सब कैटेगरी है की रिकॉर्डर एंड डायल रिकॉर्डर। की रिकॉर्डर्स में आता है नंबर ऑफ की आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ कीज उनको प्रेजेंट करी जाती है, एवरी की इज imprinted with the number appearing on the ticket of the worker, टिकट नंबर वगैरह उसमें मेंशन होता है, उसको दे दिया जाता है। डायल रिकॉर्डर में क्या होता है, server holes are present across a dial, each hole represent a number which correspond to ticket number of worker, मतलब एक होल रिप्रेजेंट करता है उसके नंबर को और उसके टिकट के नंबर ऑफ वर्कर के करस्पॉन्डिंग पे, ठीक है। तो इस प्रकार से है।
नेक्स्ट पे आते हैं आप लोगों के जॉब कार्ड पे। तो टाइप क्या है जॉब कार्ड के? जॉब कार्ड, ईच जॉब, हर एक जॉब के अंदर एक जॉब कार्ड बनाया जाता है वेयर द नंबर ऑफ जॉब टू बी कंप्लीट इज हाई, ईच जॉब गोज थ्रू डिफरेंट वर्कर व्हाइल द कंप्लीट द जॉब अ सेपरेट कार्ड इज इशू। जैसे ही वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो एक सेपरेट कार्ड उसको इशू कर दिया जाता है। कंबाइंड टाइम और जॉब कार्ड में क्या होता है, ये कंबाइंड होता है। जैसे अटेंडेंस टाइम हो गया, ठीक है, जॉब टाइम मार्क ऑन अ सिंगल शीट देयर बाय द रिड्यूसिंग द पेपर वर्क। इससे क्या होता है कि एक ही पेज में अटेंडेंस भी लिख ली, जॉब टाइम भी लिख लिया, इससे क्या होता है सिंगल शीट पे काम हो गया और पेपर वर्क भी बच गया। कंबाइन होता है ये, ठीक है। जॉब कार्ड फॉर ईच वर्कर, ये नाम से ही क्लियर है, हर एक वर्कर के लिए जॉब कार्ड अवेलेबल कराया जाता है। बिगिनिंग ऑफ द डे हो गया या वीक हो गया, ईच वर्कर इज हैंड ओवर टू द रिस्पेक्टिव कार्ड इन विच द टाइम स्टार्ट एंड एंड ऑफ द जॉब आर रिकॉर्डेड। मतलब टाइम कब स्टार्ट किया था उसने काम करना और कब बंद किया वो सब रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। पीस वर्क कार्ड क्या होता है, तो वो नाम से ही क्लियर है, पीस वर्क कार्ड और ग्रुप पीस कार्ड इज एलोकेटेड टू ईच वर्कर को दिया जाता है और टू अ ग्रुप ऑफ वर्कर को दिया जाता है। डिपेंड करता है कि उसका वेज सिस्टम जो है वो किस प्रकार का है और कितना वेज पेमेंट उसको वो यूज कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कॉस्टिंग, एक्सप्लेन टाइप ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है। तो अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है इज एन अकाउंटिंग प्रोसेस दैट मेजर ऑल ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से क्लियर है, ऐसी अकाउंटिंग होने वाली है यहाँ पर जो कि किसके बारे में बात कर रही है, मेजर कर रही है, ठीक है, माप रही है सारे के सारे कॉस्ट को जो कि हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है। मतलब कुछ कॉस्ट फिक्स होती है, कुछ वेरिएबल होती है। फिक्स मतलब जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि रेंट वगैरह, लैंड वगैरह, ये सब जो कॉस्ट आती है इस पे जो आती है। और वेरिएबल जैसे फिक्स में ये भी आता है, जैसे सैलरीज वगैरह हो गया, ये सब हो गया, मैनेजर की सैलरी, ये सब। और वेरिएबल में क्या होता है, जैसे कि वर्कर है, ठीक है, वेजेस है, ये सब ना वेरिएबल कॉस्ट है। द पर्पस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में भी मदद देता है। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन में आता है डायरेक्ट का इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट में भी डीएम, डीएल और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, नाम से क्लियर है, डायरेक्ट कॉस्ट आर रिलेटेड टू द प्रोड्यूसिंग अ गुड्स और सर्विस। मतलब डायरेक्ट कॉस्ट ऐसी है जो कि हम सामान को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उसमें डायरेक्ट खर्चा लगता है, ठीक है। द कॉस्ट कैन बी इजिली ट्रेस, और हम ना इस कॉस्ट को इजिली ट्रेस भी कर पाते हैं और ये एक्सपेंस है, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, कच्चा माल आता है, लेबर आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, सारे डायरेक्ट कॉस्ट में आती है, ठीक है। इनडायरेक्ट में कौन आता है कि वही सारी सेम डेफिनेशन है बट ये क्या है, इनडायरेक्टली है, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर द अदर हैंड आर द एक्सपेंस अनरिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग, ये अनरिलेटेड है, पहले वाला रिलेटेड था। अनरिलेटेड कॉस्ट में एग्जांपल है विद फॉर्ड, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, द डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच व्हीकल इंक्लूड टायर्स एंड स्टील्स, ठीक है। तो आपका जो भी व्हीकल है उससे टायर, स्टील, ये सब जुड़ा हुआ है, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आता है और जरूरी भी है। फिक्स कॉस्ट के अंदर आता है, डू नॉट वेरी विद द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस सच अ कंपनी प्रोड्यूस ओवर द शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जांपल सपोज अ कंपनी लीजेस अ मशीन फॉर प्रोडक्शन 2 years, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से समझो कि कोई भी मशीन चल रही है, कुछ भी चल रही है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते, ये कॉस्ट तो आएगी आएगी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज हो सकती है टाइम के साथ, आपके आउटपुट के साथ, आपका प्रोडक्शन कम तो कॉस्ट कम, प्रोडक्शन ज्यादा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट नाम से क्लियर है, डे टू डे की बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो खर्चे होते हैं बट आर डू नॉट ट्रेस बैक टू वन प्रोडक्ट, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेनिफिट। कई बार क्या होता है कि आपसे टाइप ऑफ कॉस्ट जरूर पूछता है, कभी कभार क्या होता है एक दो कॉस्ट उठा ले, जैसे संक कॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कभी कभार वो भी पूछ लेता है, सिर्फ एक चीज पूछ ली, कभी सारी पूछ ली, ये सब आता है। संक कॉस्ट में क्या आता है, संक कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट दैट आर ऑलरेडी बीन इनकर्ड, वो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द करंट डिसीजन बाय मैनेजमेंट, यानी कि ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है। कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिस पे आपका हक है कि आप कर सकते हो इसको कंट्रोल, आपके डिसीजन मेकिंग से वो सही हो सकती है। अनकंट्रोलेबल जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कंपनी वाइड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट दैट इज एलोकेटेड बाय सेंट्रल ऑफिस टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट हेड, ठीक है, कि आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट करनी है, कोई भी और काम करना है जो कि आपके अंडर में नहीं है, तो वो अंडर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि आपके हैसले प्रीमियम प्लान्स क्या होते हैं। अंडर हैसले प्रीमियम प्लान मेथड स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग ईच जॉब, यानी कि जो आपकी जॉब करने का जो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, वो कहलाता है आपका हासले प्रीमियम प्लान के अंदर बताया गया। और जॉब और ऑपरेशन एट द एग्री रेट पर आवर, यानी कि आपने काम जो किया है वो एग्री रेट पर आवर प्लस बोनस, ठीक है, इक्वल टू 1/2 ऑफ द वेजेस ऑफ द टाइम सेव, यानी कि हैसले प्रीमियम प्लान के ना कुछ फायदे हैं। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये ना इजिली समझ आ जाता है, सिंपली ऑपरेट होता है, गारंटी टाइम वेजेस टू वर्कर होता है, द वेजेस ऑफ टाइम सेव आर शेयर बाय बोथ एम्प्लॉइज एंड वर्कर, ठीक है।
मतलब एम्प्लॉय और वर्कर दोनों की तरफ से वेजेस टाइम जो है वो सेव हो जाता है, और ये ना लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी इससे रिड्यूस होती है। साथ ही साथ हमारा डिफरेंस निकल के आता है एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर के बारे में पता चलता है इससे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया, तो उससे ये पता लग जाता है कि कौन सा वर्कर जो है ढंग से काम कर रहा है और किसको और काम करने की आवश्यकता है टाइम देख के। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो जाती है और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कुछ बुराइयां हैं, हाँ हाँ बिल्कुल है। क्वालिटी ऑफ द वर्कर सफर बिकॉज वर्कर आर द हरी टू सेव मोर एंड मोर टाइम टू गेट मोर एंड मोर बोनस, ठीक है। तो अब वो वहां पे क्या होता है, क्वालिटी जो होती है काम करने की, क्वालिटी ऑफ द वर्क सफर करती है, बिकॉज वर्कर आर इन हरी टू सेव मोर, यानी कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करे, टाइम को सेव करे और ज्यादा बोनस मिले। वर्कर क्रिटिसाइज द मेथड ऑन द ग्राउंड दैट एम्प्लॉयर गेट अ शेयर ऑफ वेजेस द टाइम सेव। डिफिकल्टीज आर एक्सपीरियंस, इसमें काफी सारी डिफिकल्टीज देखने को मिलती है, जैसे आरली रेट ऑफ वेजेस हो गया, मे बी एक्सेप्टेबल टू द वर्कर। हैसल प्रीमियम प्लान के ना कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे नॉर्मल वेजेस में ना प्रीमियम जोड़ दो, ठीक है। और एक और मेथड है टाइम वर्क इनटू वेज रेट प्लस हाफ टाइम सेव इनटू वेज रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, जो कि डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वेरियस कॉस्ट को ट्रैक करती है और पता लगाती है किस किस चीजों में क्या क्या कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन करते वक्त। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पैसों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं पर्टिकुलर डेट पे। उसके बाद आता है कि जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है वो रिकॉर्ड करता है इन्फॉर्मेशन जो कि मटेरियल से रिलेटेड है, लेबर और ओवरहेड से रिलेटेड है प्रोडक्शन के अंदर। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है मॉनिटरी टर्म, पैसों वाली जो चीज है बस उसको रिकॉर्ड करो, जो नॉन मॉनिटरी है उसको नहीं करना। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट दोनों होती है, जबकि इसके अंदर बात होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओनली हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में बात होती है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से पर्पस क्या है, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी कर पाते हो और कम भी कर पाते हो। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, आपको रिकॉर्ड बनाने होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है, वही है। और उसके बाद कुछ बुराई वगैरह यहाँ बताई गई है। कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ बुराइयां हैं, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग की बुराई क्या है, सबसे पहले एक्सपेंसिव होता है ये, डुप्लीकेसी होती है, रिकंसिलेशन की जरूरत जरूर पड़ती है क्योंकि प्रॉफिट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, इनएफिशिएंसी रहती है, वर्कर कई बार ढंग से काम नहीं करता, ठीक है। नॉन यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर जगह ये एप्लीकेबल भी नहीं होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ बुराई है, हाँ वो भी देख लेते हैं। हिस्टोरिकल इन नेचर होती है, सबसे पहली बुराई तो इसकी यही है, ठीक है। और दूसरा आता है प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में भी कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आता है सेगमेंटल रिपोर्टिंग, यानी कि एन एंटिटी कुड आल्सो बी डूइंग बिजनेस एंड सर्व डिफरेंट सेगमेंट्स। तो इससे क्या होता है कि इनकर होती है कॉस्ट रन दिस बिजनेस, इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट डालती है ये, ठीक है। जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस हमारा सिस्टम चल रहा है, या लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेटिंग एसेट्स जो होती हैं वो सेम इन्फ्लेशन इम्पैक्ट डालती है। और इसमें इंटेंजिबल एसेट्स भी आती है, जैसे गुडविल, ब्रांड वैल्यू, ये सब चीजें आती हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाती, यानी कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती इंटेंजिबल एसेट्स को, क्योंकि ये मॉनिटरी टर्म्स में नहीं होती। ऑडिट कंसर्न्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर की बात करूं तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अभी मैंने ऊपर ही समझाया, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंसेस, ये सब आता है, ठीक है। बाकी वही सब सेम है, आप बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। आपको अगर अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है तो यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है लीफो फीफो का। तो इन्वेंट्री मींस गुड्स बीट कंप्लीट और इन इवन इनकम्प्लीट फॉर सेल। इन्वेंट्री कॉस्टिंग इसलिए करते हैं कि हमारे जो इन्वेंट्री है वो इनकम्प्लीट है, बेचने के लिए कुछ गड़बड़ है, कुछ सामान आगे पीछे हुआ है, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो तीन एलिमेंट होते हैं, रॉ मटेरियल टू बी यूज टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, काम अभी चल रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, फाइनली फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि पहले कच्चा माल, उसके बाद आधा काम चल रहा है, फिर फिनिश प्रोडक्ट पूरा बन के रेडी हो गया, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड है फीफो। फीफो में आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इन द मेथड अजम्पशन लगाई जाती है इज दैट द आइटम फर्स्ट परचेज विल बी कंज्यूम फर्स्ट, जिसने पहले खरीदी वो पहले कंज्यूम करेगा, ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो मेथड होता है मोस्ट लॉजिकल है, रैशनल है हर किसी के लिए। It is so because inventory is used like the only most organization. It also means that the item remaining in the stock are those bought latest. ठीक है, तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है विल बी हायर वैल्यू इन द टाइम ऑफ राइजिंग प्राइस। जैसे प्राइस राइज होगा तो इसकी जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो कंपैरेटिवली उससे ज्यादा होगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये नाम से ही क्लियर है, ये जो मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, फीफो बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी लास्ट इन
फर्स्ट आउट, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लीफो होना था, यहाँ फीफो लिखा हुआ था, इसको करेक्ट कर लेना। पहले वाला आपका फीफो था और ये लास्ट वाला है। तो इसमें क्या होता है, assumption लगाई जाती है हर एक आइटम इन द इन्वेंट्री एंटिटी परचेज लास्ट आर ऑफ यूज फर्स्ट, ठीक है। तो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है ये, ठीक है, जिसे हम लीफो बोलते हैं। तो यानी कि इन्वेंट्री एंड एंटिटी परचेज लास्ट आर यूज फर्स्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है, बेसिकली व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर हैज एक्सेप्टेड अ कॉन्ट्रैक्ट अ सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द कॉस्ट रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब बनाया जाता है, यानी कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर एक्सेप्ट करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, तो एक सेपरेट अकाउंट जो है वो, एक सेपरेट खाता जो अकाउंट जो है वो खोला जाता है फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक नया नया सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द कॉस्ट रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट आएगी तो वो सारी की सारी वहां पे मेंशन होगी। एक सीरीज नंबर असाइन होता है हर एक ईच कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एक सीरीज नंबर असाइन किया जाता है जो कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है, जो कि मेंशन्ड होता है। सारे खर्चे जितने भी इनकर्ड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे मटेरियल है, वेजेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लान्स हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सारे डेबिट हो जाते हैं, डेबिट टू अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सिमिलरली एक्सपेंसेस accrued or outstanding on the contract at the end of the accounting period are also debited in the contract account। ये सारी चीजें भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट हो जाती हैं। At the end of the accounting period, the following will appear on the credit side of the account, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस प्रकार का जो फॉर्मेट बना हुआ है इसको समझ लो, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 4 दे रखा है और फिर आपका पर्टिकुलर है, देन अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके यहाँ की डेबिट साइड की बात करूं आप लोगों के, ठीक है। तो यानी कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर क्या आता है, मटेरियल आता है, डायरेक्ट परचेज इशूड फ्रॉम स्टोर है, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट ये सब आएगा, वेजेस प्लान ये सब आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क आएगा, एंड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने एक्योर्ड हुए हैं ये सब आएगा। और जो आपका क्रेडिट साइड है, बेसिकली जो आपकी राइट हैंड साइड है, बाय मटेरियल आएगा, जिसमें आपके जो भी सामान है वो सप्लायर को आपने रिटर्न दे दिया, स्टोर में रिटर्न चला गया, या फिर ट्रांसफर किया अदर कॉन्ट्रैक्ट में, या बेच दिया, या हैंड में है, वो सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। प्लान्स की बात करूं तो रिटर्न टू स्टोर हो गया, ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, वही सारी चीजें, बस वहां पे ऊपर मटेरियल था, नीचे प्लांट है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो मटेरियल लॉस कितना हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कितना हुआ है, खराब कितना हुआ है, चोरी कितना हुआ है, सब यहाँ आ जाएगा। बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट के बैलेंस आ जाएंगे। देन वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी काम बीच में चल रहा है, कुछ सर्टिफाइड होता है कुछ अनसर्टिफाइड होता है, वो सब आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर है। अब कई बार आपके पेपर में इसकी सिर्फ थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल नहीं आता मान लो, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का अगर फॉर्मेट अच्छे से याद होगा तो आप बना के लिख सकते हो कि डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या होता है। इसके क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए थे वन शॉट के अंदर, इसका वन शॉट बना हुआ है ऑलरेडी, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बना है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, ईओक्यू क्या होता है, ठीक है। तो economic order quantity is the ideal quantity of unit a company should purchase to meet demand while minimizing inventory costs such as holding cost, shortage cost and order cost। तो देखो economic order quantity नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसी ideal quantity of unit है एक कंपनी की, जो कि कंपनी को क्या होता है अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए खरीदनी होती है, ठीक है। आप ईओक्यू से ज्यादा जो है सामान नहीं बाय कर सकते। अगर आप ज्यादा खरीदोगे तो फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और फिर आपको स्टोर करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वैसे तो हमें अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए इतनी क्वांटिटी हमें खरीदनी होती है, एक आइडियल क्वांटिटी होती है, ठीक है। वाइल मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री, एंड हमें कम से कम ही खरीदना होता है सो दैट कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो मिनिमाइज रहे, जैसे कि होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक कंपनी ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी होती है, दैट मीन डिमांड, वो हमारी डिमांड को मीट करती है, व्हाइल मिनिमाइजिंग इट टोटल कॉस्ट रिलेटिंग टू ऑर्डरिंग, रिसीविंग, होल्डिंग एंड इन्वेंट्री। ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है, ये नहीं कि बस सामान ले लो, स्टोरेज, ऑर्डर, रिसीविंग, ये सब भी हम लोगों को देखना होता है। इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको समझ लेना है, इससे काफी प्रैक्टिकल्स भी बन सकते हैं। तो ईओ क्यू का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू √2 इंटू डी इंटू एस अपॉन एच। तो डी स्टैंड फॉर एनुअल डिमांड होती है, एस स्टैंड फॉर आपका कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर होता है, सी स्टैंड फॉर आपका क्या होता है यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट होता है, आई स्टैंड फॉर होल्डिंग कॉस्ट होता है, एंड एच स्टैंड फॉर आपका होल्डिंग कॉस्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कुछ फॉर्मूला जो है यहाँ पर ईओक्यू का बनाया गया है, ठीक है। तो होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, आई इंटू सी कर दोगे तो आपका होल्डिंग कॉस्ट यानी कि एच निकल जाएगा, जो कि आपके सामने है। एस मैंने आपको समझा दिया, कॉस्ट पर ऑर्डर होता है, ठीक है। तो एच समझ गए,
ठीक है, और डी आपका एनुअल डिमांड होता है, ठीक है। और आई और सी तो इसलिए निकालना सिखाया क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलता है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से क्लियर है, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपको क्या करना होता है, सारे के सारे खर्चे और जितनी भी रेवेन्यू या इनकम जनरेट हुई है तो वो आपको लिखनी होती है, और उसके बाद आपका प्रॉफिट या लॉस निकलता है, या प्रॉफिट होता है या लॉस, कभी भी दोनों चीजें नहीं हो सकती एक साथ, ठीक है। ये एक इनकम स्टेटमेंट भी कहलाता है। इट इज यूज्ड टू शो द डिटेल ऑफ रेवेन्यू, ये ना हमारे रेवेन्यू जितना हमने कमाया और जितने खर्चे किए उन सबका स्टेटमेंट दिखाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट किया जाता है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑफ द अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी, जानने के लिए कंपनी की, क्योंकि जो भी कंपनी वगैरह या बिजनेस काम कर रहा है तो वो चाहेगा ना एंड में उसको ये पता लगे कि उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसका एक फॉर्मेट है जो कि आपको समझ लेना है। आपको ना मैं शॉर्ट फॉर्मूला बता दूं, डेबिट साइड पे आपको करना क्या है, डेबिट साइड पे आपको सारे के सारे खर्चे लेने हैं, ठीक है। और क्रेडिट साइड पे आपके क्या आ जाएंगे, रेवेन्यू एंड गेन्स आ जाएंगे। यानी डेबिट साइड आपके खर्चे और नुकसान आएंगे और क्रेडिट साइड पे आपके रेवेन्यू और गेन आएगी। जब आप ऐसे सारी चीजें कर लोगे, टोटल करोगे, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है दैट मींस वो आपका होता है, क्या होता है, नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखा भी है नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस आता है, और क्रेडिट साइड पे आएगा तो यहाँ पर आएगा नेट लॉस, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे रहता है, ठीक है। डेबिट साइड पे नेट प्रॉफिट शो करता है और क्रेडिट साइड पे आपका नेट लॉस शो करता है। बैलेंसिंग जब आप निकालोगे तो एग्जैक्टली मैंने इसको बना के सिखाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। लीफो फीफो में ऑलरेडी ऊपर आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने कराए थे वन शॉट में, तो वो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं क्या। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात ये आती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला एडवांटेज है कि इससे हमारी एफिशिएंसी मेजर होती है और इंप्रूव होती है। वो कैसे? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग अलाउ करता है डेटा दैट इनेबल द फर्म टू मेजर एफिशिएंसी, जिससे कि हमारी जो कंपनी है वो एफिशिएंसी को मेजर कर पाती है। दैट दिस कुड बी एफिशिएंसीज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, टाइम, एक्सपेंसेस, कितना टाइम लग रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट का, पर पीस के चीजों का कैलकुलेशन निकालते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करते हैं अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो अनप्रॉफिटेबल है उसको हम जांचते हैं, पहचानते हैं, ठीक है, कि किससे प्रॉफिट नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है, मान लो एक कंपनी के अंदर साबुन बन रहे हैं, ठीक है। अब साबुन के साथ साथ उन्होंने कुछ और भी प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिए, जैसे बॉडी वॉश हो गया, कुछ भी है, तो अगर वो आगे चल के नहीं बिकता है तो वो स्टेटमेंट तैयार करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें पता लगता रहे कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है और कौन सा नहीं। जो नहीं होता उनको हटा देते हैं फिर वो। फिक्सिंग प्राइसिंग में क्या होता है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कॉस्ट अकाउंटिंग का। मैनी बिजनेसेस प्राइस दे प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके हिसाब से ही आपको क्या होता है, प्रॉफिट, सॉरी, आपके प्राइसेस फिक्स होते हैं। प्राइस रिडक्शन कब होता है? जैसे कि आपका इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर कोई लाइक डिप्रेशन हो गया, and prices have to be reduced in some cases, these prices reduced to below the total cost of the product। कभी कभार क्या होता है, कंपटीशन और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से प्राइस रिडक्शन होता है। कंट्रोल ओवर स्टॉक में होता है कि आपको यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो कि मदद करता है आपको विद रीस्टॉकिंग एंड कंट्रोल ओवर मटेरियल, कि आपको मटेरियल को कंट्रोल करना कैसे है, ठीक है। उसमें कैलकुलेशंस हम लोग लगाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको इकोनॉमिक रीऑर्डर लेवल वगैरह बताया ना, तो उससे पता चलता है कि आपको कितना एक मिनिमम आइडियल क्वांटिटी सेट कर दी जाती है और उसके बाद आप उससे ज्यादा ना खरीदे, तो पता लगता रहता है कि वेस्टेज ना हो, ठीक है, नहीं तो फिर एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग का। तो जॉब कॉस्टिंग नाम से क्लियर है, इसमें आता है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन फॉर स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर होता है इसके अंदर जॉब कॉस्टिंग, मतलब यानी एक स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर। और जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता रहता है, इंटेंडेड फॉर स्टॉक एंड सेल, ठीक है। और यहाँ पे जो जॉब एंड प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, जॉब कॉस्ट टर्मिनेट कर जाता है व्हेन द जॉब इज कंप्लीटेड, जैसे ही जॉब कंप्लीट होती है वहीं पे समाप्त हो जाता है जॉब कॉस्टिंग। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, प्रोसेस कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ये ना हमारे पीरियड टाइम के बेसिस पे चलता है, ठीक है। और इसके अंदर जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, मे और मे नॉट बी हैव ट्रांसफर बिटवीन जॉब, इसमें क्या होता है, जबकि इसमें हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, एक प्रोसेस से आप अनदर प्रोसेस पे ट्रांसफर कर सकते हो, बट इसमें नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एप्लीकेबिलिटी समझो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी जॉब कॉस्टिंग है इसमें आता है अप्लाइड इन सिचुएशन और स्पेसिफिक ऑर्डर बैचेस, जैसे कि मशीन हो गई, ठीक है, मशीन टूल्स हो गए, जनरल इंजीनियरिंग हो गई, ये सब आता है। जबकि इसके अंदर क्या आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या आता है, अप्लाइड इन कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, जैसे आप कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करते हो तो उसमें अप्लाई किया जाता है, सीमेंट है, कल का कोई प्रोडक्ट है तो उसमें ये सब आता है, बाकी आप बना के लिख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस देखेंगे, जॉब वर्क इज कैरिड इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज कैरिड एट साइट अदर देन कॉन्ट्रैक्टर ऑन प्रीमाइसेस। ये भी डिफरेंस मैंने ना
ना इसका अगर आपको इजी वाला करना है ना तो मैंने ऑलरेडी एक डिफरेंस आपकी बुक से ही करवाया हुआ है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो मैंने वन शॉट में जो डिफरेंस करा है ना वहां से कर लेना, वो और ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं ना कुछ पॉइंट्स ना पहले समझाने के और कुछ बात के। तो देखो, जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, इसका जो साइज होता है ना बहुत छोटा होता है, नाम से भी क्लियर होगा आपको। जॉब कॉस्टिंग यानी कि जॉब इज स्मॉल इन साइज, जबकि इसका साइज ना काफी बड़ा होता है। कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जब हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो बड़े लेवल पे ही होता है, और इसका ड्यूरेशन समझो कितना होता है। और ये सब चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्शन करवाते हैं ना, प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें आती है, कॉन्ट्रैक्ट और जॉब कॉस्टिंग वाली। तो ड्यूरेशन ऑफ द जॉब वर्क इज स्मॉलर, क्योंकि देखो इसमें साइज छोटा है तो काम जो हमारी ड्यूरेशन होती है वो भी छोटी होती है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है काफी लंबा टाइम ले लेता है, क्योंकि वो काफी सारी चीजें आती हैं। और इसके अंदर एक्सपेंसेस किस प्रकार के होते हैं, तो एक्सपेंसेस टेक द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। जबकि इसके अंदर जो आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है उसमें आपके क्या होते हैं, सारे डायरेक्ट ही एक्सपेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया आपको। और उसके बाद आता है एक्सप्लेन द मेथड एंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसेंटेनिंग कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, नाम से क्लियर है, कॉस्टिंग क्या है, उसके मेथड्स क्या है और टेक्निक क्या है। तो मेथड की बात करूं तो वेरियस मेथड जो है डेवलप किए गए हैं कॉस्ट को जांचने के लिए। सबसे पहला जॉब कॉस्टिंग है, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ये सारी ऊपर मैंने कॉस्टिंग आपको पढ़ाई थी, वही क्वेश्चन है, आप रीड कर सकते हो, सेम आपका रिपीटेड है ये। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, ये सब हो गया था। एक्सप्लेन सर्विस कॉस्टिंग, ये नाम से क्लियर है, ये एक ऐसी कॉस्टिंग है जिसमें हम सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, सीआईएम में डिफाइन सर्विस कॉस्टिंग एज कॉस्ट अकाउंटिंग एज सर्विस फॉर फंक्शन, जैसे कि कैंटीन, मेंटेनेंस, ये सारी ना सर्विस देते हैं, तो इनकी भी कॉस्टिंग निकालना जरूरी है। आप सोचो कि मैम गुड्स की सर्विस, गुड्स का तो हम लोग यहाँ पे कॉस्टिंग करते हैं, लेकिन क्या सर्विस की भी हमें निकालनी होती है? जी हाँ, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसे सर्विस कॉस्टिंग में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में डील कर रही है, कोई हॉस्टल है, कोई हॉस्पिटल है, पावर जनरेशन, कॉलेज है, ये सारी सर्विसेज तो दे रहे हैं, तो इनके भी तो प्राइस जो है वो डिसाइड होते हैं। इसमें कुछ स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड होते हैं, कुछ रनिंग मतलब वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो इसके अंदर ना कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट पर सर्विस यूनिट निकालने, मतलब पर यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए ना यहाँ पर ना एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो आता है टोटल कॉस्ट फॉर द पीरियड अपॉन में नंबर ऑफ सर्विस यूनिट इन द पीरियड, डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर सर्विस यूनिट निकल जाता है इससे। ठीक है, लेकिन ना यहाँ पर ना आपको पहले बिजनेस का नेचर चेक करना होता है, उसके बाद ही आप कॉस्ट यूनिट लगा पाते हो। जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की अगर बात होती है तो वो भी एक सर्विस ही है, वैसे तो सारी सर्विस है, लेकिन नेचर पे डिपेंड करता है बिजनेस की, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट अगर है तो टन किलोमीटर के हिसाब से होती है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है तो पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से होती है। होटल का आप देखते हो रूम डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से आपको चार्ज पता लगते हैं ना, या ये पता लगता है कि नहीं भाई। कई बार क्या होता है, आपको घंटे के हिसाब से भी मिल जाते हैं, 5 स्टार होटल या और भी होटल्स की बात करूं मैं, लेकिन नॉर्मली पर डे के हिसाब से होता है। कैंटीन में आपका वो कप ऑफ टी सोल्ड कितना हुआ उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होती है। हॉस्पिटल में पेशेंट डे के अकॉर्डिंग होती है। इलेक्ट्रिसिटी में किलोवाट आवर के हिसाब से, वाटर सप्लाई में पर 1000 गैलन के हिसाब से, बॉयलर हाउस मतलब किलोग्राम ऑफ स्ट्रीट सप्लाई है। रोड मेंटेनेंस की बात करूं तो किलोमीटर ऑफ रोड मेंटेन। ठीक है, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करके ना यहाँ पे जैसे मान लो सर्विस कॉस्टिंग का ना एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो वो आपको समझ लेना है। तो सबसे पहले यहाँ आता है पर्टिकुलर टोटल पर यूनिट आता है, पर यूनिट का निकालेंगे ना तभी तो ज्यादा मल्टीप्लाई करें, फिर जितनी यूनिट होगी उसको इनटू दे देते हैं। तो फिक्स कॉस्ट आपको पता है कौन कौन सी आती है, जैसे लाइसेंस की है, गैराज का रेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मोटर व्हीकल टैक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद टोटल कर दो, फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट आती है, जैसे कि आपकी रिपेयर, मेंटेनेंस, टायर ट्यूब, पेंटिंग, ये सब आता है, फिर उसका टोटल कर दो। फिर वेरिएबल मतलब पहले क्या आती है, फिक्स्ड आती है, फिर सेमी आती है, फिर वेरिएबल आती है। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकती है, ड्राइवर की दिहाड़ी वगैरह, कंडक्टर वेजेस, क्लीनर वेजेस, पेट्रोल डीजल इंजन ग्रीस, ये सब कर दो। और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आइडल टाइम जो था मैं ऑलरेडी ऊपर आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसका डिफरेंस ना आपकी बुक में दिया गया है और मैंने आप लोगों को ना वन शॉट में कराया था, तो वहां से अगर आपको इजी लगे तो वहां से कर लेना, नहीं तो यहाँ से समझ लो। परपेचुअल इन्वेंटरी इज कंप्यूटराइज यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल
पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सेल की बात करता है एंटरप्राइज एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो हमारी एंटरप्राइज है उसकी एसेट की जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो परपेचुअल इन्वेंट्री कहलाता है। वाइल पीरियोडिक इन्वेंट्री क्या होता है, फिजिकल काउंट एज वेरियस पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पे फिजिकल काउंट्स होते हैं। लेटर इज मोर कॉस्ट एफिशिएंट व्हाइल द फॉर्मल टेक मोर टाइम मनी टू एग्जीक्यूट, दोनों का अपना अपना ही काम है, ठीक है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ इन्वेंट्री, मतलब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या करता है, हमारी इन्वेंट्री को ना ट्रैक कर लेता है, बैलेंस करता है कंटिन्यूअसली बेसिस पे, और अपडेट्स देता है ऑटोमेटिकली व्हेन अ प्रोडक्ट इज रिसीव और सोल्ड, जैसे हम कुछ रिसीव करते हैं सोल्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपडेट हमें मिलते रहते हैं। जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या करता है, ओकेजनली फिजिकल काउंट टू मेजर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना हमारा बेचने पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है। बिजनेसेस विद लार्ज इन्वेंट्रीज, हाई सेल्स वॉल्यूम एंड मल्टीपल रिटेल आउटलेट नीड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब जो हमारे बिजनेस है, बड़े बड़े लार्ज इन्वेंट्रीज होती है उनके पास, तो वो लोग, उनकी हाई सेल है, मल्टीपल रिटेल आउटलेट होते हैं, तो वो लोग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो अप करते हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम आर बेटर सूटेड टू स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस के लिए पीरियोडिक वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत काम देती है, क्योंकि ये इजी टू मैनेज होती है और इसमें लो सेल वॉल्यूम होता है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट पे आ जाती हूँ मैं। नेक्स्ट आपका आता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट कॉस्ट। तो इक्विवेलेंट यूनिट डिफाइन सीआईएमए ने इसको किया है, नोशनल होल यूनिट रिप्रेजेंटिंग कंप्लीटेड वर्क, ठीक है। द टर्म इक्विवेलेंट प्रोडक्शन रिप्रेजेंट अ टेक्निक थ्रू व्हिच इनकम्प्लीट यूनिट आर एक्सप्रेस्ड एज कंप्लीटेड यूनिट्स, मतलब जितनी हमारी कंप्लीट हो गई हैं उसकी नजर में कितने यूनिट्स ऐसी हैं जो इनकम्प्लीट हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो आप ना इसको इस प्रकार से समझो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का ना प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, एसेंटेन करना होता है नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस एंड फिनिश्ड, कितने इंट्रोड्यूस हुए कितने फिनिश हुए। सेकंड प्रोसेस आता है कन्वर्ट द प्रोडक्शन इनटू इक्विवेलेंट यूनिट्स आफ्टर टेकिंग कंसीडरेशन द प्रोसेस लॉसेस, कि कितना ओपनिंग है, कितना क्लोजिंग है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है और कितना अभी कंप्लीटेशन बाकी है, ये सब आएगा। थर्ड में आता है आपकी टोटल कॉस्ट निकाली जाती है मटेरियल लेबर ओवरहेड की। फोर्थ आपका स्टेप आता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सेपरेटली निकाला जाता है, एलिमेंट वाइज डिवाइडिंग ईच यूनिट ऑफ कॉस्ट, हर एक चीज को डिवाइड देंगे तभी पर यूनिट का निकलेगा। उसके बाद फिफ्थ आता है आपका एसेंटेन द सीओपी, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जी हाँ, ये बात आपको सख्त ध्यान रखनी है कि जब भी आप कॉस्ट, लास्ट स्टेप में आप हमेशा समझो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आप एसेंटेन करोगे तो साथ साथ आपको कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी निकालना है, क्योंकि वो भी आगे चल के कभी ना कभी फिनिश बनेगा और वो बिकेगा, उससे भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो उसको भी लेके चलना है। तो ये वही आगे लीफो फीफो के जो मैंने ऑलरेडी ऊपर करवा दिए थे। तो कई बार ना ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो रहा है, रिपीट इन द सेंस की मतलब कई बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अलग डाला है, कुछ कोई क्वेश्चन के साथ मिक्स करके डाला है, बट वही चीज है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, तो देखो डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के टाइप्स, बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई। इनडायरेक्ट में रेंट, यूटिलिटीज एंड जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का ना बस आप डिफरेंस समझ लो, यही बना के आप लिखाना। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट दैट इज इजिली एट्रीब्यूटेबल टू अ कॉस्ट इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। ये मैंने ऊपर भी समझाया था, स्टिल मैं दोबारा समझा रही हूँ। जब भी कोई हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो डायरेक्ट कॉस्ट आती है, जो हमें दिखती है, बिल्कुल दिखती है, जिसको हमें इजिली एट्रीब्यूटेबल होती है, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट मतलब कि वो जो कॉस्ट है वो आ तो रही है हमारे प्रोडक्शन में लेकिन डायरेक्टली नहीं आ रही, इनडायरेक्टली आ रही है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट डिफाइन एज द कॉस्ट दैट कैन नॉट बी एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट में वो यूज नहीं होती, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, जिसके बेनिफिट्स क्या है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में ये यूज होती है। और ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट ओवरहेड, जिसमें मल्टीपल। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्क्रैप का। तो जो स्क्रैप होती है बेसिकली वो बहुत ज्यादा हमारा एक तरीके का जो जितना भी हमारा कबाड़ होता है वो सब होता है। स्क्रैप जो है वो कंट्रोल किया जाता है, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ स्क्रैप, फिक्सेशन ऑफ और डिपार्टमेंट वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्क्रैप की। तो स्क्रैप जो सेल है, सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप क्रेडिटेड टू पीएनएल होता है, सेल वैल्यू इज क्रेडिटेड टू पीएनएल एज अदर इनकम, क्योंकि उससे बेचने पे आपको पैसा मिल जाता है, जो भी वैल्यू उसकी बच जाती है एंड में। एंड सेल वैल्यू क्रेडिटेड टू ओवरहेड एंड मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पॉइलेज। स्पॉइलेज अकर व्हेन गुड्स आर डैमेज बियॉन्ड रेक्टिफिकेशन। स्पॉइलेज इज डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, किए बिना ही डिस्पोज ऑफ किया जाता है इसको। मेथड ऑफ सेल ऑफ स्पॉइलेज डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ स्पॉइलेज। सम ऑफ द स्पॉइलेज इज सोल्ड एज सेकेंड, मिनटों में ये जो है हमारा सोल्ड आउट हो जाता है। एक्सटेंड एज अ डैमेज इज लेस, इसमें डैमेज कम होता है। रेस्ट में बी सोल्ड एज स्क्रैप, और उसको फिर बेच दिया जाता है एज अ स्क्रैप कबाड़ के भाव में। एंड ट्रीटेड एज वेस्ट, इसको हम वेस्ट के तौर पे इसको ट्रीट कर लेते हैं। डिफेक्टिव्स में क्या आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच कैन बी रेक्टिफाइड एंड मेड इनटू गुड्स इन
यूनिट विद एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, डिफेक्टिव नाम से क्लियर है यहाँ पे कि हमारे जो प्रोडक्ट है या मटेरियल है उसमें कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है, इंफीरियर क्वालिटी है, बैड प्लानिंग है या पुअर वर्कमैनशिप है, जिसकी वजह से यूनिट के अंदर डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो कि हाँ भाई आप अपने सामान को जो है जांच कर लो और जो आपका रॉ मटेरियल सही हो और ज्यादा तोड़म ताड़ी ना हो। वेस्ट जो आपका निकलता है जो कि आपका केमिकल रिएक्शन, इवेपोरेशन, डाइंग है, सब्लिमेशन ऑफ गुड्स है, मटेरियल, ये सारे ना सारे वेस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं, इस प्रकार से दिया गया। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द मटेरियल लॉसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मटेरियल लॉसेस, जितना भी मटेरियल लॉस हो रहा है, जब भी हम कुछ सामान बनाते हैं उसमें वेस्टेज, स्क्रैप, स्पॉइलर, डिफेक्टिव होता ही होता है, क्योंकि आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करोगे तो ये सब तो चीजें होंगी, इससे हम बच नहीं सकते। ठीक है, तो एक्चुअल आर कंपेयर्ड एंड एक्शन इज टू बी टेकन मैनेजमेंट टू कंट्रोल, और फिर ना उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है कि ज्यादा वेस्टेज ना हो। कभी कभी वर्कर अच्छे से काम नहीं करता तो उसको भी बताना पड़ता है कि ज्यादा वेस्टेज ना हो। ठीक है, अब जो डिफेक्ट आएगा वो तो आएगा ही, वेस्टेज होनी है तो होनी है, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम हो, ज्यादा ना हो। नेक्स्ट आता है व्हाट इज लेबर टर्नओवर रेट, क्या होता है और उसके मेथड्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें लेबर टर्नओवर, डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय लीव एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली टर्मिनेटिंग द रिलेशनशिप। यानी कि लेबर टर्नओवर डिस्क्राइब करती है व्हाट हैपन व्हेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो लीव कर जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, इफेक्टिवली टर्मिनेट कर जाता है उसका रिलेशनशिप। यानी कि टर्नओवर हैपेंस एवरी डे बट द रीजन फॉर इट आर डाइवर्स द वर्कर हु लीव और स्टे। यानी कि लेबर टर्नओवर, यानी कि यहाँ पर लेबर की टर्नओवर रेट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, जैसे कि एक्सेप्टिंग अ प्रमोशन, वो अपनी प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लेता है किसी अनदर कंपनी के लिए, या फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं कि हाँ भाई उसने अच्छे से काम नहीं किया या वो डाटा लीक करे, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। लेबर टर्नओवर के कॉजेज क्या है, सबसे पहला आता है अवॉइडेबल कॉजेज, एक होता है अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल में आता है डिससैटिस्फैक्शन विद रेमुनेशन, वो अपनी सैलरी से खुश नहीं है, वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। ठीक है, ये सारे कॉज बनते हैं हमारे। ठीक है, वर्किंग कंडीशन से वो डिससैटिस्फाई है, वेलफेयर मेजर में इनएडिक्वेसी है, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन में कमी आ रही है, फैसिलिटी ऑफ रिक्रिएशन में कमी आ रही है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स में कमी आ रही है। और अनअवॉइडेबल में क्या होता है, ड्यू टू रिटायरमेंट है, ड्यू टू डेथ है, मैरिज ऑफ फीमेल वर्कर, जैसे किसी की शादी हो रही है वहीं और शिफ्ट हो रही है, तो इस प्रकार से होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है इसका, ये वैसे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो आप वन शॉट में देख लेना। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए। फिर एक क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज मीन बाय एलोकेशन और अपॉर्चमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। देखो ओवरहेड मतलब सारे खर्चे आते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं जैसे कि एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, एक मैकेनिज्म है हमारा ऑफ एलोकेटिंग द डिफरेंट ओवरहेड। जितने भी प्रकार के ओवरहेड खर्चे हैं ना, जब भी हमारा कोई भी प्रोडक्शन या सर्विस हम करते हैं तो उसमें ना पर यूनिट यानी पर कॉस्ट सेंटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वेजेस फॉर द मेंटेनेंस स्टाफ, यानी जो दिहाड़ी है हमारे मेंटेनेंस स्टाफ की जो कि एसेंटेन की जाती है फ्रॉम द रिकॉर्डेड बुक, कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन आल्सो बी एलोकेटेड, मतलब डायरेक्ट की बात भी हो रही है या इनडायरेक्ट की बात भी हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहता है, और इसकी आप डेफिनेशन भी एक लिख कर आ सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये डब्बा आपको समझना है जो सबसे मेन है। मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट तरीके से समझा रही हूँ, वैसे ना इसको काफी गहराई में समझाया जा सकता है, बट ज्यादा डिटेल में कराऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और जिन बच्चों ने अभी उनका पेपर है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, जिनको डिटेल में पढ़ना है तो वो ऑलरेडी वन शॉट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में करा रही हूँ सो दैट आप लोग जिनको सिर्फ पास होना है और कम टाइम है तो वो देख सके। तो आप ना बस इस बॉक्स को समझो, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा आपको। तो इसमें क्या होता है, ओवरहेड टू विच बेसिस अप्लाइज, यानी एरिया के हिसाब से भी होता है। ठीक है, कि आप क्या करते हो, जब भी आप देखो गुड्स का तो बहुत आसान है, डिवाइड करके निकाल लो कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, फिर जितनी कॉस्ट यूनिट बिकेगी उतना हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन सर्विस में काम थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट होता है, यानी एरिया। एरिया में आपका रेंट आता है, रेंट रेट आता है, हीट लाइट डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, प्रेमाइसेस, ये सब के अकॉर्डिंग ना यहाँ पर ओवरहेड का खर्चा निकाला जाता है। ठीक है, कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से निकाल रहे हैं तो इस हिसाब से कैलकुलेशन हो। बुक वैल्यू के मतलब जो डेप्थ निकाला जाता है प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट का इंश्योरेंस, रिपेयर, ये सब। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर बात करूं तो एक्सपेंसिव और पर्सनल ऑफिस का कितना खर्चा आ रहा है, कैंटीन का कितना आ रहा है, उसके हिसाब से ही यहाँ पर ओवरहेड के खर्चे निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे मशीन और लेबर रेट जैसे अलग फॉर्मूला बना हुआ है ना, वैसे ही ये है कि हर जो आपकी जो भी सर्विस होगी उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात करेंगे तो वेलफेयर ऑफ स्टाफ, सेफ्टी मेजर, ये सब देखने के बाद ही कैलकुलेशन
की जाती है यहाँ पर, और इसकी डेफिनेशन आप बना के लिख कर आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट है, जो है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये नाम से ही सब कुछ क्लियर है। पहले वाला था कॉस्ट कंट्रोल, यहाँ पे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, और सेकंड वाला था कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम कर दिया जाता है। तो कॉस्ट कंट्रोल आता है, कॉस्ट कंट्रोल का मकसद क्या है, मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, मतलब हम यहाँ पे अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने ही हमारा मेन मकसद है, यानी कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है, कंसर्न विद रिड्यूसिंग कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को कम करना, ठीक है। इट चैलेंजेस ऑल स्टैंडर्ड एंड आप सोचोगे कि मैम कॉस्ट को क्यों कम करेंगे, देखो भाई अगर आपकी कॉस्ट डे बाय डे आप बढ़ाते जाओगे, अच्छी अच्छी क्वालिटी का सामान यूज करोगे, वेस्टेज ज्यादा करोगे, हर चीज ज्यादा ज्यादा यूज करोगे, तो क्या आप प्रॉफिट कमा पाओगे, नहीं कमा पाओगे। इसीलिए इसके अंदर कॉस्ट रिडक्शन का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी कॉस्ट अकाउंटिंग है तो कॉस्ट के ऊपर तो बात करेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल में आता है, कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो हमारी जो पॉसिबल कॉस्ट है वो कम से कम रहनी चाहिए। और जो कॉस्ट रिडक्शन है वो हमें ये बताता है, रिकॉग्नाइज नो कंडीशन एज परमानेंट सिंस अ चेंज विल रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट। आपका जो चेंज है वो यही होना चाहिए कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, आपको सारा नहीं पढ़ना, तो जो ब्लैक ब्लैक है बस वो समझ लो। कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो ये जो है पास्ट और प्रेजेंट पे काम करता है, जबकि ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे बात करता है, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन है, हम पहले से सोचेंगे और फ्यूचर में काम होगा, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। उसके बाद आता है कॉस्ट कंट्रोल एंड व्हेन टारगेट आर अचीव। जैसे ही हमारी कॉस्ट कंट्रोल का मतलब जैसे हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, एंड हो जाता है, कॉस्ट कंट्रोल वहीं एंड हो जाता है जहां हमारा टारगेट अचीव होता है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन हैज नो विजिबल एंड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है इसकी, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आप बना के वहां पे लिख कर आ सकते हो, इतना सफिशिएंट। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर है, ठीक है, तो इसका भी डिफरेंस आपकी बुक में वैसे मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, लेकिन मैं नाम से क्लियर करा देती हूँ क्या चीज है इसमें, ठीक है। तो एक मिनट, कॉस्ट यूनिट, देखो कॉस्ट सेंटर क्या बोलता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ICMA व्हिच इज बेस्ड इन लंदन डिफाइन एज अ कॉस्ट सेंटर एज लोकेशन पर्सन आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर व्हिच कॉस्ट मे बी ascertained एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। यानी कि वही चीजें हैं, कॉस्ट यूनिट बोलते हैं कि पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, और कॉस्ट सेंटर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, यानी कि कॉस्ट सेंटर जो होता है वो डिफाइन करता है पर्टिकुलर सेंटर ऑफ लोकेशन पर्सन को और आइटम ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, और फॉर विच कॉस्ट में भी एसेंटेन, कि आप इन सब में से किसके लिए कॉस्ट को एसेंटेन कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है कॉस्ट कंट्रोल करने का, वो सब आता है इसमें, ठीक है। बाकी आप इसको बना के लिख के आ सकते हो, डिफरेंस इजी लगे तो आप वो कर सकते हो। कॉस्ट यूनिट में आपको नाम से ही क्लियर करवा दिया मैंने अभी, आ यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में भी एसेंटेन और एक्सप्रेस की गई है। कॉस्ट यूनिट यानी कि पर्टिकुलर कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, इट मस्ट बी वन दैट एक्सपेंडिचर कैन बी कन्वीनियंटली एसोसिएटेड विद, ठीक है, नेचुरल टू द बिजनेस ऑपरेशन है या नहीं है, सर्टेन और डिफाइंड होती है, नॉट चेंज ओवर टाइम, सिंपल होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है। आई होप आपको क्लियर है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा वन शॉट कंप्लीट करा दिया है मैंने, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें करती तो काफी लॉन्ग हो जाता, अभी एक्चुअल क्या है टाइम बहुत कम है और मुझे काफी सारे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर डिस्कस करने हैं, तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो मैं ऑलरेडी वन शॉट बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो उसमें बस आपको 4-5 क्वेश्चन रेडी करने, एक तो लीफो फीफो कर लेना, मशीना रेट हो गया, कॉस्ट शीट हो गया और प्रोसेस अकाउंट हो गया, यही 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के फॉर्मेट देख लो, एक एक दो दो क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी से देख के चले जाना, और क्योंकि आपकी बुक से भी कभी कभार एग्जाम्पल डिट्टो सेम आ जाते, तो एक बार उसके आंसर की राउंड ऑफ फिगर वगैरह भी देख लेना, सो दैट अगर आपका आंसर वहां ना निकले तो आप वहां पे लिख कर आ सको, ठीक है। और बाकी जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है तो वो तो अच्छी बात ही है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।